हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एसडीआई परीक्षा में 2006 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस का, उसी पेपर का जो जनरल स्टडी का पार्ट है, हम उस पूरे कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर संडे को है और आप सभी लोग तैयारी के लिए लगे हुए होंगे। तो अगर तैयारी नहीं भी है या हो भी चुकी है तो लास्ट समय में आप इसे रिवीजन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समान अध्ययन की बात कर रहे हैं। सूची फर्स्ट को और सेकंड को सुमेलित करना है, जो कूट दिए हुए हैं। इसमें देखिए ये रचनाएं हैं और यहाँ पर ये रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके किसने लिखी हैं ये दिया हुआ है। तो देखिए, हसन निज़ामी, आलमगीरनामा, ख्वांदा मीर, नुस्ख ए दिलकुशा, मोहम्मद काजिल, हुमायूंनामा, भीमसेन, ताजुल माशिर। तो इसके लिए किसने कौन सी लिखी है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जो ए है, देखिए ए का 4 इस तरह से हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, ख्वांदा मीर है हुमायूंनामा, कानून ए हुमायूनी। अब देखिए मोहम्मद काजिम इनका है आलमगीरनामा। भीमसेन का है नुस्ख ए दिलकुशा। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो ये रखा था औरंगजेब ने। अब ये जो व्याख्यान दिया हुआ है, तो देखिए इसको व्याख्यान को भी हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज़्यादा राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी। किसके? शाहजहां के शासनकाल में। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में 33% थी। तो इस हिसाब से ये आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। ठीक है, अगला देखिए। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी, सातवाहन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी इसका सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इसमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख है। किसका? चोर, चेरी, देखिए चोर, चेरी, पांड्य, सत्यपुत्र तथा ताम्रपर्णी। इसके साथ ही द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यह कथन किसका है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो ये कथन है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर का। इनका डिस्क्रिप्शन है, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो इनके पास कपड़े नहीं हैं, जो अधनंगे हैं, गरीब हैं, भारतीयों के प्रति ये अपराध होगा अगर हम विदेशी कपड़ों को निष्ठुरता से बर्बाद कर देते हैं या जला देते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर का ही जो उपाधि थी वो गुरुदेव की थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो ऑप्शन बी इसका मेदवर्मन।
मेदवर्मन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त का समकालीन श्री जो लंका नरेश मेघवर्मन था, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधगया के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। अगला देखिए, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? तो ये इसका जो आंसर है वो है बलबन, ऑप्शन ए। अब देखिए फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आपको एक के साथ साथ अन्य क्वेश्चंस भी रेडी हो जाते हैं, अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बलबन। बलबन दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में उसके आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैबोश सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की थी। बलबन द्वारा लागू यही प्रथाएं गैर इस्लामी मानी जाती हैं। बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शान शौक के साथ मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, जाम ए जमशेद PM मोतीवाला, संध्या ए सदानंद, समता BR अम्बेडकर। तो सुमेलित नहीं है ये आप। तो देखिए इसका आंसर सी सही होगा, संध्या एस सदानंद। अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, आम ए जमशेद PM मोतीवाला और समता BR अम्बेडकर। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दादा भाई नौरोजी, सत्य प्रकाश, दयानंद सरस्वती, आनंद मठ, बाल गंगाधर तिलक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य। ऑप्शन डी इसका सुमेलित है, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले का दादा भाई नौरोजी जो है वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी का पहला दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश, और सी का चौथा बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, और डी का दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। तो मतलब जब इस विद्रोह को दबाना पड़ा था तो अंग्रेजों ने सेना का सहारा लिया था। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। उपरोक्त जो प्रश्न विकल्प सी है वो गलत है। रंपा विद्रोह वर्ष 1922 से 24 में गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में है के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामाराजू इसके नेता थे जिसका पूरा नाम है अल्लूरी सीताराम राजू था। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना की सहायता ली। अंग्रेजों द्वारा रामाराजू को इस विद्रोह में मार दिया गया था।
अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी है? तो हिंद स्वराज जो भाषा में लिखी गई है वो है गुजराती। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है। 1909 में की गई थी और किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इसमें जो शब्द हैं उनकी संख्या 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी यात्रा कर रहे थे तो पानी के जहाज में उन्होंने ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इसको ध्यान रखना है। इसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र, जो दक्षिण अफ्रीका का साप्ताहिक पत्र है, इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी किसे मिली थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए हमें पढ़ने हैं, इसलिए आपको इनको रिपीट करना है ताकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप बिल्कुल बेझिझक होकर इन्हें आंसर कर पाएँ। तो देखिए, ऑप्शन डी इसका 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था उसमें कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। इनमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। देखिए, याद रखना है, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और गोरखपुर जेल में किसे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से जिसका संबंध एनी बेसेंट से है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कैसे? पहला, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। देखिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है। ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी। इसका डिटेल पढ़ते हैं। वानर सेना एवं मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। फिर से समझिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 में हुआ था, तो वानर सेना बच्चों को लेकर और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले जो थे वो कौन कौन से थे, कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ध्यान रखना है, जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। यह तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। तिनकठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा एवं जेवी कृपलानी, महादेव देसाई आदि ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। आर है, इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी। ए और दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि कैसे नहीं करता है। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए एवं आर कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे? 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई परिणाम नहीं निकला। भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत में स्वशासन आंदोलन की शुरुआत मूलतः एनी बेसेंट द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन के साथ की गई थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन स्वशासन आंदोलन है का मुख्य ध्येय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, अगला देखिए। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1921 और 1937 तक। कैसे? भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक कार्यान्वित रही। 1919 के अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कॉर्टेस थे। वहीं 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों के स्थान पर केंद्र में लागू कर दी गई। ओके, अगला प्रश्न देखिए। उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों, जो कि कांग्रेस में बहुमत में थे, के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। तो ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। चित्तरंजन दास तथा सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के अनुयायियों, जो कांग्रेस में बहुमत में थे, के विरोध एवं असहयोग के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा। चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन में, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट या सत्याग्रह। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ए देखिए, डी सी बी ए। तो डी चंपारण सत्याग्रह, सी रॉलेट सत्याग्रह, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं ए चौरी चौरा कांड हत्याकांड। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार के से अस्तित्व में आया? सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस में जो नरमपंथी थे, नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण 1919 में अस्तित्व में आया। नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि गरमपंथियों ने इसका विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर ने। कैसे? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 नामक अपनी पुस्तक में वी.डी. सावरकर ने
1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सो ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ था। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखिए, कथन ए है भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। कारण है पार्लियामेंटो सुधारों से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई है। सही उत्तर का चयन कौन सा होगा, ये आपको बताना। देखिए, 4 कोड दिए हुए हैं, तो अब हम लोग सीधे इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? ए कैसे सही है? अब इसको देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। पार्लियामेंटो सुधारों में मुसलमानों ने पृथक निर्वाचकों के सिद्धांत को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 1916 में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार की थी। अगला देखिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई थी। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 2143। कैसे 2143? सबसे पहले ये है, मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था। देखिए, हम लोग आंसर को ही सीधे देख लेते हैं ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था दिसंबर 1906 में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था हुई थी 1909 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित 23 मार्च 1940 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सो ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इन्होंने यही पूछा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 31 है। जबकि प्रदेश में लोकसभा भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संसदीय शासन भारत के लिए प्रयुक्त नहीं है। कथन है, कारण है भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। कौन सा आंसर सही होगा? शो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। शासन की दो प्रणालियां, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। शासन की दो प्रणालियों अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक में भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है।
संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी जो कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 2003 में 51वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? सो ऑप्शन डी है पूजा की समानता। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर को भी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण या अनुशासन पूर्व विनोबा भावे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में देखेंगे क्या था? ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है बलवंत राय मेहता, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण, अनुशासन पर विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? सो ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। उपर्युक्त विकल्पों में सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रारंभ ही है। इसके अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला है, भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था ऑप्शन सी A.M. खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? सो ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा संहिता अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, साथ ही निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश उपर्युक्त विकल्पों में से किसी भी प्रकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। ऑप्शन डी गोईपोरिया कमेटी। गोईपोरिया कमेटी। अगला देखिए, 1991 में से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया है? सो ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना से फैला है? सो ऑप्शन सी छठी योजना। इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में फैला है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन 1980 के दौरान लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशलों को विकसित करना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है ऑप्शन डी स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना
6 अगस्त 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो ऑप्शन बी, विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है और पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती रहती है जब वह सूर्य से निकटतम पर होती है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? सो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त कराने हेतु गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। देश जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी हैं वह हैं ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सो ऑप्शन डी, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पाया जाता है, जल है और पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ऑप्शन डी, सेवाओं में। देखिए, 2006 से अभी तक बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होकर मिल सकते हैं। तो देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है, देश है, उनकी राजधानी है। तो चलिए हम लोग इसका सीधे डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, देश पेरू की राजधानी है लीमा और जिम्बाब्वे की हरारे, क्यूबा हवाना, लाओस की वियंतियाने। ऑप्शन इसका सी सही है। 48 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सो ऑप्शन डी, मूंग। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की होती है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जनपदों में है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, खीरी, लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी, गाजियाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ऑप्शन सी, नरोरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरोरा में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के तहत परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं जो कि 220 MW विद्युत प्रति इकाई का उत्पादन करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी, ए का पहला मेट्रू बांध है तमिलनाडु में, बी का दूसरा हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में और कृष्णराज बांध है कर्नाटक में। फर्स्ट और सेकंड को फिर से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर देखिए, हम लोग सीधा इसका आंसर देखते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, कपूरथला रेल और कोच के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सागरों में से किसने न्यूनतम लवणता पाई जाती है? बाल्टिक सागर, बोरिंग सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर में सबसे न्यूनतम लवणता पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर एक तरफ खनिज है, एक तरफ उत्पादन क्षेत्र हैं, तो सीधा हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तांबा प्रसिद्ध है
मोशवानी में, लौह अयस्क बादाम पहाड़, मैग्नीज छिंदवाड़ा, अभ्रक हजारीबाग। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड की ज्यूरी का अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है वह हैं ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। 2006 में पेपर हुआ था, तो उसी समय का करंट अफेयर्स है, आपको इस समय का करंट अफेयर्स रेडी रख करके रखना है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वक्तव्य क्या है? भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, आर मानसून स्थायी पवन है। सो ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। देखिए कैसे सही है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, मानसून स्थायी पवन नहीं है। यह किसी भी क्षेत्र में किसी भी ऋतु में विशेष में ही अधिकांश वर्षा कराती है, परंतु जो मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच एक दशक से चले आ रहे युद्ध विराम की अवधि 31 जुलाई 2007 से जितने समय के लिए बढ़ाई गई है वह है ऑप्शन डी अनिश्चितकाल। निम्नांकित युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यू मिल्खा सिंह एथलेटिक। जो मिल्खा सिंह हैं वो हैं गोल्फर हैं, पंकज अलवाणी झूलन गोस्वामी क्रिकेट और तानिया सचदेव शतरंज। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इनको स्किप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, क्योंकि अब का करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला के लेखक हैं? ऑप्शन ए जेके रोलिंग। हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला की लेखिका जेके रोलिंग है। इस श्रृंखला में कुल 7 उपन्यास हैं, जिन पर कुल 8 फिल्में बन चुकी हैं और ऑस्कर भी जीते हैं। देखिए, जेनेको प्रौद्योगिकी क्या है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है क्या? ऑप्शन सी बग कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ठीक है, चिप एक स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में 0 से 1 को बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षेप में बिट्स भी कहते हैं। 8 बिट्स के संयोजन को बाइट्स कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की कमी से सामान्यता घेंगा, जड़मावता आदि रोग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए ऑप्शन सी तीसरा और चौथा। कैसे? गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि, और चौथा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। देखिए, हम लोग सीधे डिस्कस कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं ताकि ज़्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन ना हो। एनीमोमीटर वायु गति के काम आता है मापने के। एमीटर विद्युत धारा के। टैकोमीटर घूर्णन की गति, और पायरोमीटर उच्च ताप। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। RSV विषाणु को घात करो और छिप जाओ विषाणु कहते हैं। इसका पूरा नाम है रेस्पिरेटरी सिनसीटियल वायरस। 2 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों को यह वायरस अधिक प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन सी टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है।
देखिए यहाँ पर कृषि है, उनको क्या कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर सहतूत के वृक्ष को, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन और पिशीकल्चर मछलियाँ उत्पादन को। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से भी कम यथार्थता नापे जाते हैं। ऑप्शन डी परमाणु घड़ी द्वारा। 24D है, क्या है, ऑप्शन डी एक खरपतवार नाशी। 24D है एक खरपतवार नाशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपिक मिसाइल कौन है? सो ऑप्शन सी अग्नि। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। और विश्व मानक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व विकलांग दिवस। तो चलिए हम लोग इसको सीधे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? आंसर सही होगा ऑप्शन सी लेड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी रेटिनॉल। देखिए ये यहाँ पर इसके नाम है, ये आप लोग लूसेंट से पढ़ सकते हैं, सारे विटामिन पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है, नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर की जांच करना। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स, एक्रीफ्लेविन पूर्तिरोधी, सल्फोनल निश्चेतक या फेनेसिटिन एंटीपायरोटिक्स। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, कौन थे? ऑप्शन सी मनु। विधि निर्माता मनु थे, इनकी रचना मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है। आर्यभट्ट की प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ थे, इन्होंने आर्यभट्टयम के अपना ग्रंथ लिखा। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? ऑप्शन डी उपनिषद। मृत्यार रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में पाया जाता है? ऑप्शन डी गुफकराल। अगला देखिए, काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक बन गया, ये कहा है विलियम हॉकिंस ने। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? आंसर होगा सारनाथ में। और ये है, इसको हम लोग सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग सीधे आंसर करेंगे। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी, CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी, स्वामी रामास्वामी नेकर। अगला प्रश्न है और GS का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा गया है? तो आंसर होगा MG रानाडे। महादेव रानाडे को उनकी प्रचंड मेधा शक्ति के लिए महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। 1867 में MG रानाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, ये जो और हाँ, रानाडे को पश्चिमी भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी अग्रदूत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये GS के SDI के पेपर जो भी थे करंट अफेयर्स, बस को हम लोगों ने नहीं लिया है इसमें, क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। बाकी क्वेश्चन हमने GS के पोर्शन के सभी देख लिए हैं, विद डिस्क्रिप्शन भी देख लिया है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा, ताकि क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जी ज़रूर प्रेस करें।